चलो, तो अब किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। रिमेनिंग जो थे कुछ हमने करवा दिए थे, कुछ और डिस्कस करेंगे। देखो भाई, मान लीजिए हमने एक सर्किट बनाया, तो ये मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 20 वोल्ट की है, ये 30 वोल्ट की है, ये मान लो 50 वोल्ट की या 40 वोल्ट की। 40 की ले लो, सीक्वेंसी बड़ी रहेगी। अब ये कहता है कि फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ये रेजिस्टेंस है 4 ओम का, ये रेजिस्टेंस है 5 ओम का। ऐसा कुछ इसने दे दिया और इसने हमसे पूछा फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच, और एक ब्रांच में करंट बताएं। तो बेटा मैं इसको नोडल मेथड से करूंगा, नोडल मेथड से। नोडल मेथड से ये आसान रहेगा। उसके लिए मैं ऐसा करता हूं, ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल 0 बोल देता हूं। मान लीजिए इसका पोटेंशियल 0 है, तो इसका भी 0 हुआ, इसका भी 0 हुआ, इसका भी 0 हुआ। इन सारे पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो इन सबका पोटेंशियल 0 हो जाएगा अगर मैं इसका 0 मानता हूं तो। अब इसका 0 है तो यहां डिफरेंस है 10 का, इसका 0 ही, लेकिन ये बैटरी 10 की है तो डिफरेंस 10 का है। ऊपर आयर है तो यहां होगा 10 वोल्ट पोटेंशियल। ऊपर 10 कैसे होगा? क्योंकि यहां डिफरेंस 10 का है और ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, तो बढ़ गया, तो यहां का +10। तो यहां का भी 10 वोल्ट होगा पोटेंशियल, यहां का भी 10 वोल्ट होगा, और यहां का भी 10 वोल्ट पोटेंशियल होगा। तो इन सब पॉइंट्स के ऊपर 10 हो गए, इन सब के 0 हो गए। अब ये देखो, इसकी बात करता हूं अब मैं। यहां यहां 0 है और यहां 20 घट गया, तो यहां का होगा -20। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, दिख जाएगा बच्चों को। तो भाई यहां का पोटेंशियल होगा -20। -20 क्यों? क्योंकि यहां 0 है, यहां माइनस पॉजिटिव 0 पर है, नेगेटिव -20 पर होगा, तो यहां का पोटेंशियल होगा भाई -20। ऐसे देखो, यहां 0 है तो यहां 30 बढ़ गया, यहां 30 बढ़ गया, तो यहां का पोटेंशियल होगा +30। ऐसे यहां 0 तो यहां का होगा +40। तो ये पोटेंशियल्स की वैल्यू आ गई, देखो नोडल मेथड से। अब ये पोटेंशियल की वैल्यू आई, इसने पूछा करंट। तो अब ये देखो, इधर 10, इधर -20, तो इधर हायर इधर लोअर, इधर हायर इधर लोअर, तो करंट इधर आना चाहिए। डिफरेंस 30 का, तो 15 एम्पियर करंट आ गया इसमें। 15 एम्पियर, 15 क्योंकि 10 और -20 सही है, तो 20 का डिफरेंस हो गया, 2 वोल्ट रेजिस्टेंस है, तो 15 एम्पियर हो गया। यहां देखो, यहां 10, यहां 30, तो ये आयर, तो करंट यूं जाना चाहिए। इसका और इसका डिफरेंस 20 हो गया, इसका और इसका डिफरेंस 20 हो गया, तो डिफरेंस 20, 20/4, 20/4 तो 5 एम्पियर करंट हो गया, 5 एम्पियर करंट हो गया। अब इधर देखो, 40 और 10, डिफरेंस 30 का, इधर हायर इधर लोअर, तो 30/5 6 एम्पियर हो गया। तो यहां 5 है, यहां 6 है, तो यहां से 6 इधर आया, यहां से 11 गया, यहां से 11 गया। अब इसमें 15 आया है, इसमें 15 आया, तो इसका मतलब यहां से 4 आया होगा, तभी 15 बनेगा भाई। तो इस ब्रांच में 4 हो गया, इसमें 15 हो गया, इसमें 11, इसमें 6, ये 5। इस तरीके से करंट बताए जा सकते हैं। तो हर ब्रांच के करंट आप इस तरीके से लिख सकते थे। ये करंट की वैल्यूज आ गई भाई। यहां 15 एम्पियर है, इसमें 11 एम्पियर गया होगा, इसमें 4 एम्पियर गया होगा। तो ये नोडल मेथड से करंट निकालने आसान है। एक दूसरा मेथड था किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ वो सर्किट, ये भी किरचॉफ्स लॉ ही है वैसे तो, लेकिन अगर मैं लूप बना के करता तो मेरे पास कई सारे इसमें वेरिएबल हो जाते, और कई सारे वेरिएबल होने के कारण भाई आंसर आपका काफी, मतलब कैलकुलेशन आपकी काफी बड़ी हो जाती। तो मैंने नीचे वाले का 0 मान लिया, ऊपर 10 हो गया था मेरे पास, सीधा ऊपर 10 आ गया, तो डिफरेंस से हमारे पास डायरेक्ट वैल्यूज आ गई। चलो अब मैं ना, एक स्पेशल टाइप है इसमें क्वेश्चंस की, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अब मैं जो करवाने जा रहा हूं, इसमें ना क्यूब के क्वेश्चंस आते हैं भाई, क्यूब के क्वेश्चंस। कोई भी आप बुक उठा के देखना, जहां भी किरचॉफ लिखा होगा ना, वहां क्यूब के क्वेश्चन से बनाए मिलेंगे आपको। तो मैं क्यूब के क्वेश्चन सोल्व करूंगा भाई, क्यूब से रिलेटेड मैं किरचॉफ लॉ के बेस पर क्यूब के क्वेश्चन सोल्व करूंगा। और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर जगह मिलेंगे, पेपर में भी आया हुआ है, जो पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं तो मैं।
और इसी की ज्यादा उम्मीद होती है पेपर में आने की, जो मैं पहला करवाऊंगा। अब देखो मैं क्वेश्चन समझो, अब ये इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा मैं, ध्यान से सुन लो, स्टेटमेंट सुन लो बेटा। ये कहता है कि 12 वायर हैं आइडेंटिकल, 12 आइडेंटिकल वायर हैं और उनको मिला के क्यूब बना दिए अपन ने। मान लो हर वायर का रेजिस्टेंस आर है, हर वायर का रेजिस्टेंस है आर। तो ये 12 आइडेंटिकल वायर से मिलके क्यूब बनी हुई है और हर एक वायर का रेजिस्टेंस आर है। ये कहता है इस क्यूब के बॉडी डायगोनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। बॉडी डायगोनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ। ए और एफ के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बताना है। तो मैं इसको दो मेथड से सोल्व करूंगा, दो मेथड से। मैं कह रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुन लो, बड़े बड़े मेथड तो कहें, क्वेश्चन तो है ये, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो ध्यान रहेंगे। तो ए और एफ के बीच में मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसने बोला। तो अब ये कहेगा भी ए और एफ के बीच में रेजिस्टेंस निकालो। तो एक तो तरीका है किरचॉफ्स लॉ, पहले मैं किरचॉफ्स लॉ ही करूंगा क्योंकि ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और उसमें लिखा था सोल्व बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, तो इसलिए तो मैं एक तो वो तरीका बताऊंगा। फिर मैं एक दूसरा मेथड और बताऊंगा आपको, थोड़ा आसान इससे, किरचॉफ्स लॉ मतलब कैलकुलेशन कम वाला। तो पहले किरचॉफ्स लॉ की बात करूं, पहले नेमिंग कर लूं, जैसे ए बी सी डी, ई से नजदीक रख देता है भाई, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये नाम मैंने रख लिए। अब देखो मुझे निकालना ए और एफ के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसका तरीका क्या है बेटा, ई नाम ना रखो तो ठीक है भाई यार, ई नाम, क्योंकि ई में सेल के लिए लिखूंगा, इसका नाम मैं के रख देता हूं, ई की बजाय ना के रख देता हूं। अब देखो मेरे को ए और एफ के बीच में रेजिस्टेंस निकालना, तो मैं ऐसा करता हूं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में एक बैटरी दिखा देता हूं, सेल या बैटरी दिखा देता हूं, करंट सोर्स दिखा देता हूं, इसका ईएमएफ ई है। मैं फिर कह रहा हूं 2-3 मिनट ध्यान से सुन लेना, तब समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा कुछ भी समझ में। अब बेटा देखो यहां से करंट आया, मैं करंट की वैल्यू नहीं मान रहा, पहले मैं वैल्यू करंट की मान नहीं रहा हूं। अब यहां से करंट आया, तो ए पॉइंट पे जब करंट पहुंचेगा तो उसके 3 रास्ते हैं आगे जाने के, यहां से जा सकता है, यहां से जा सकता है, यहां से जा सकता है, 3 रास्ते हैं करंट को आगे जाने के। अब तीनों वायर आइडेंटिकल हैं, तीनों वायर आइडेंटिकल हैं, तो इनमें 1/3 1/3 1/3 करंट जाएगा, इन तीनों में 1/3 1/3 करंट जाएगा। जो यहां से आएगा 1/3 इसमें निकल जाएगा, 1/3 इसमें निकल जाएगा, 1/3 इसमें निकल जाएगा। फिर ये करंट जाएगा यहां 2 रास्ते हैं, कुछ इधर कुछ इधर। तो यहां जब करंट जाएगा तो ये दोनों आइडेंटिकल पाथ है, ये वाला पाथ और ये वाला पाथ आइडेंटिकल है। इस पाथ में और इधर जो आया इसमें दोनों में इक्वल करंट जाएगा, तो हाफ करंट इधर चला जाएगा, हाफ करंट इधर, ठीक। तो अगर मैं यहां से करंट मान लूं आई मान लूं, तो I/3 आया था इसमें, और I/3 आया था इसमें, और I/3 आया था इसमें। अब ये जो I/3 आया इसका हाफ इसमें निकल गया, हाफ इसमें निकल गया, तो इसमें चला गया I/6, इसमें भी चला गया I/6। ऐसे ही देखो ये जब I/3 डी पॉइंट पे पहुंचेगा I/3, तो हाफ इसमें निकलेगा, हाफ इधर निकलेगा, तो ये होगा I/6, ये भी होगा I/6। ऐसे ये जो I/3 है जब H पॉइंट पे पहुंचेगा तो हाफ इधर निकलेगा, हाफ इधर निकलेगा, तो I/6 ये करंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन हो गए भाई, मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए। अब देखो ये जो I/6 दोनों मिलकर C पे यहां से निकलेंगे, दोनों मिलकर ये दोनों इस C पर आए, इधर से निकल गए, तो ये हो जाएगा I/3। ऐसे ही देखो इधर से I/6 आया, इधर से I/6 आया, तो इसमें चला जाएगा I/3। ऐसे G पॉइंट पे देखो I/6 B की तरफ से आया, I/6 H की तरफ से आया, तो ये दोनों मिलकर इसमें चले जाएंगे I/6। अभी देखो सॉरी I/3 इधर से I/3 आ रहा है, इधर से I/3, इधर से I/3, तीनों मिलकर I हो जाएंगे। तो ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा। पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि कैसे कैसे मैंने करंट दिखाया है। अब देखो मैंने ये करंट बनाया, अब मुझे निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये ना, ये तो मैंने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया अभी बेटा। मैं अब इसको किरचॉफ्स लॉ से सोल्व करूंगा, तो लूप लॉ लगाऊंगा, मैं इसमें लूप लॉ लगाऊंगा। पहले तो किसी समझ दो, टोटल पोटेंशियल कितना है E, टोटल पोटेंशियल कितना है E, टोटल करंट है I।
तो मेरे ख्याल से तो एक तो मैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बोला मैं लिख सकता हूं E इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। एक तो सीधा मैं E को लिख सकता हूं करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस। एक तो मैं ये इक्वेशन बना सकता हूं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। पोटेंशियल डिफरेंस E है आई इंटू आर के, आर इक्विवेलेंट लिख दिया मैंने पूरी का रेजिस्टेंस। एक तो मैं ये इक्वेशन बना सकता हूं भाई, ये लिख लो काम आएगी अपने। एक मैं किरचॉफ्स लॉ के लिए लूप लेता हूं, पहले एक लूप लॉ से इक्वेशन बनाऊंगा। तो मैं लूप लेता हूं ए एच के एफ ई ए, ये लूप लेता हूं भाई मैं। देखो लूप वो लो जो सबसे छोटा हो, जिसमें सबसे कम कैलकुलेशन हो, लेकिन ले लो कोई आपकी मर्जी है, जिसमें सेल आनी चाहिए, जब सेल आनी चाहिए इसमें बस, ताकि मैं वहां से सेल लेट किया अपना हटा दूंगा मैं फिर। तो कोई भी एक लूप ले लो आपकी मर्जी से। मैंने जो लूप लिया वो ये लिया है ए एच के, यहां से आया ए से एच, एच से के से एफ से सेल के थ्रू यूं वापिस ई पॉइंट पर। ये मैंने लूप लिया है। मैं कह रहा हूं कोई भी लूप ले सकते थे, आपकी मर्जी, इसमें सबसे कम कैलकुलेशन आपको लगे वो ले लो। जैसे एक तो यहां से आया, ये यूं आया, मैं यूं गया, इधर पहुंचा, फिर यहां से यूं आया और सेल को क्रॉस करके और मुझे वापिस ए पर आना है, ये लूप है। इस लूप में हर एक वायर का रेजिस्टेंस आर है, ध्यान रखना। जैसे इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका भी आर है, इसका भी आर है, मैंने लिखे नहीं थे, सबके रेजिस्टेंस आर हैं। तो लूप लॉ के अकॉर्डिंग में ए से चला, तो यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस माइनस आई बाई 3 इंटू आर, यहां से यहां माइनस, क्यों करंट की डायरेक्शन में डिक्रीज कराया पोटेंशियल। फिर एच से के माइनस आई बाय 6 इंटू आर, यहां फिर एच के से एफ माइनस आई बाय 3 इंटू आर, यहां से यहां, फिर सेल के अक्रॉस प्लस का ई, फिर पहुंच जाओ ए पर इक्वल टू जीरो। इन सबको ऐड करके देखो तो E इज इक्वल टू उधर लेके जाओ, एलसीएम 6 2 2 1 4, तो 5 आई आर बाई 6, ये इक्वेशन आएगी 5 आई आर बाई 6। तो 5 आई आर बाई 6 दोनों E इक्वेट कर दो फर्स्ट सेकंड, तो आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 आर, आई से आई कट गया तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 आर बाय 6, ये आंसर आ गया 5 आर बाय 6। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द क्यूब। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, देखो ना मैंने क्या किया, मैंने इसको क्या किया, जो करंट था ना वो आई ले लिया, इसको मैंने तो देखो बेसिक उसमें बता रहा था मैंने करंट को आई ले लिया। आप इसको ना थोड़ा सा देखने में ठीक लगे, लिखने में आसान रहे, एक काम और कर सकते हो आप, यहां ना करंट को आई की बजाय ना 6 आई लिख ला करो, 6 आई। करंट को अगर यहां 6 आई लिख लोगे ना तो ये डिनोमिनेटर वाले फैक्टर खत्म हो जाएंगे, आई बाई 6 आई बाई 3 खत्म हो जाएंगे। तो यहां करंट अगर मैं 6 आई लिख लूंगा ना तो ये नीचे जो 6 3 आ रहे हैं ना ये खत्म हो जाएंगे। कैसे, देखो अगर मैं यहां 6 लिख लूंगा तो यहां 2 आई करंट हो जाएंगे। तो बुक्स में ना मैं कहा ये तो बेसिक क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ, तो यहां 6 आई लिखा मिलेगा आपको। यहां 6 आई होगा तो यहां 2 आई 1/3 करने में आसान हो जाएगा हमारा। फिर उसका आपको तो आई, तो ये डिनोमिनेटर वाले फैक्टर अगर खत्म करने हो ना, कैलकुलेशन थोड़ी सी देखने में आसान लगे, तो इस करंट को आई की बजाय 6 आई कर लो। उसे जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले करंट है ना, इनमें डिनोमिनेटर में फैक्टर नहीं आओगा, आपका काम कुछ नहीं, कंसेप्ट कुछ नहीं चेंज होगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी देखने में आसान लगेंगे आपको। तो आंसर यही आ जाएगा फिर आपका। तो वो भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने कहा था इसको मैं दूसरे मेथड से भी कर सकता हूं, इसी के पीछे एक दूसरा मेथड भी है इसी के लिए, और उसको बोलते हैं भाई पोटेंशियल मेथड, कॉमन पोटेंशियल मेथड या इक्वल पोटेंशियल मेथड। इक्वल पोटेंशियल मेथड से भी समझाता हूं मैं आपको एक बार। देखो मैं इसको इक्वल पोटेंशियल मेथड से भी समझाता हूं एक बार आपको। देखो सेकंड मेथड इसी क्वेश्चन का, देखो उसमें ना सीरीज पैरेलल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऊपर सीरीज पैरेलल में किरचॉफ्स लॉ की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये पॉइंट ए था, इसका नाम आपने एफ रखा था, ये बी सी डी, इसका नाम एच के, इसका नाम क्या रखा था भाई, मैंने ध्यान नहीं आया, जी था। अब मैं इसी को ना दूसरे मेथड से समझाऊंगा, सीरीज पैरेलल से। देखो बेटा मैं यहां से करंट मान लेता हूं 6i, यहां से 6i आएगा तो यहां से 6i बाहर जाएगा,
मैं 6i भी लिख के दे देता हूं, मैंने कहा ना मैं 6i मान सकते हो आप। तो देखो यहां करंट आएगा 2i, यहां करंट आएगा 2i, यहां आएगा 2i, इसका आधा आधा डिवाइड होगा, i इस ब्रांच में, i इस ब्रांच में, ऐसे इसका i इधर, i इधर, ऐसे इसका i इधर और i इधर, इसमें हो जाएगा 2i, इसमें भी 2i और इधर भी 2i, फिर ये 6i। अब सुनना थोड़ी मेरे पॉइंट्स को जो मैं कहना चाह रहा हूं, सेम पोटेंशियल मेथड, सेकंड, इसी का सेकंड मेथड। अगर आप इसको सर्किट को ध्यान से देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो बेटा नोट करो, पॉइंट बी और पॉइंट डी जो है ना, पॉइंट बी और पॉइंट डी, इन दोनों के पोटेंशियल बराबर हैं। ध्यान से देखो, पोटेंशियल ऑफ बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ डी है, देख लो आप ध्यान से, बी और डी का पोटेंशियल इक्वल है। कैसे इक्वल है, मैं चलो लिख देता हूं किस का पोटेंशियल इक्वल है। बी और डी का इक्वल बोला है मैंने, बी और डी का इक्वल है। क्या ये बात समझ में आई, बी और डी का इक्वल कैसे है? बी डी और एच का भी, एच का भी इक्वल है, बी डी और एच का आपस में पोटेंशियल इक्वल है भाई, इन तीनों का। और एक और देखो, पोटेंशियल ऑफ सी, पोटेंशियल ऑफ के एंड पोटेंशियल ऑफ जी, ये भी इक्वल है, इन तीनों के पोटेंशियल भी इक्वल है। अरे व्हीटस्टोन कुछ नहीं है, व्हीटस्टोन नहीं है इसमें, व्हीटस्टोन नहीं है, नहीं 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 व्हीटस्टोन नहीं है, मैं बताता हूं, सुनो 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 सुनो, मैं कह रहा हूं ध्यान से सुन लेना, कंसेप्ट अच्छा है, ये सीरीज पैरेलल से सोल्व करने का तरीका है इसी क्वेश्चन का। बेटा आप मुझे बताओ, मैं लिख देता हूं, पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी 2i इंटू आर, पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ डी 2i इंटू आर, पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ एच 2i इंटू आर नहीं है क्या, ये बताओ मुझे। क्या ये चीज मैंने जो लिखी समझ में आई? ए का बी का डिफरेंस 2i इंटू आर, ए का डी का डिफरेंस 2i इंटू आर, ए और एच का डिफरेंस भी 2i इंटू आर है, क्योंकि हर एक वायर का रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस भी आर है, इसका रेजिस्टेंस भी आर है। तो ए के साथ बी और डी का बी डी एच का डिफरेंस सेम है, ए के साथ बी का डी का और एच का डिफरेंस देखो सेम है, ए के साथ बी डी और एच का अगर डिफरेंस सेम है तो इन तीनों की वैल्यू सेम होगी, बी और डी और एच की, बी और डी के और एच की वैल्यू सेम होगी, तभी तो ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस इक्वल है। देखो आप, ये डिफरेंस इक्वल है तो इसका मतलब ये तीनों वैल्यू इक्वल हैं, तभी ये डिफरेंस सेम आएगा, कॉमन पॉइंट है, तो इसलिए बी डी एच का सेम है। ठीक, ऐसे देखो, सी और एफ का डिफरेंस, सी और एफ का डिफरेंस 2i इंटू आर है, ऐसे ही के और एफ का डिफरेंस 2i इंटू आर है, ऐसे ही जी और एफ का डिफरेंस 2i इंटू आर है। देखो आप ध्यान से, है बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस सेम है इनका। यहां करंट 2i, रेजिस्टेंस आर, तो इनका डिफरेंस 2i इंटू आर, यहां रेजिस्टेंस आर 2i इंटू आर, यहां रेजिस्टेंस आर 2i इंटू आर, तो इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस सेम है भाई, तो इसीलिए उन दोनों का पोटेंशियल भी बराबर होगा। तो ये डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब इन तीनों की वैल्यू भी आपस में इक्वल है। ये वैल्यू बराबर है, ये वैल्यू बराबर है, इधर बड़ी, ये बड़ी वैल्यूज। अब देखो, एक तो मुझे कहा, मैंने कहा ये पोटेंशियल मुझे पता चल गया, पोटेंशियल सेम है। अब आपको एक चीज ध्यान देना कि सर्किट में जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है, सर्किट में जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम उनका होता है, उनको आप एक कॉमन पॉइंट पर दिखा सकते हो, उसे सर्किट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिन जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल इक्वल है, मान लो 4 पॉइंट है, उनका पोटेंशियल 5-5 वोल्ट है, तो उनको एक जगह दिखा सकते हो। 4 पॉइंट है, उनका पोटेंशियल मान लो 2-2 वोल्ट है, तो उनको एक जगह दिखा सकते हो। तो जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है उनको एक जगह दिखा दो। जैसे एक तो पॉइंट ए है मेरे पास, ये तो इनिशियल है, एक पॉइंट एफ है, ये फाइनल है। मैं बी को, डी को और एच को एक जगह दिखा सकता हूं। बी डी और एच एक पॉइंट पर बना दिया मैंने, बी डी और एच। ऐसे ही मैं सी को, डी को, सॉरी सी को, जी को और के को, इनको एक जगह दिखा सकता हूं, सी जी और के, ये एक जगह दिखा दिया मैंने। जो इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट्स हैं उनको एक पॉइंट पर बनाया जा सकता है, एक जगह बनाया जा सकता है। अब देख लो, मैं इसको सीरीज पैरेलल से सोल्व करने के जा रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं, मैं तो समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, आप तो तुरंत देख के बना सकते हो, तुरंत सीरीज पैरेलल से। अब देखो, ए से एक बी वायर पर गई, ए से बी वायर गई, तो ए से बी के लिए एक वायर भेज दो, ए से बी के लिए एक वायर भेज दो। ऐसे ए से डी एक वायर गई, तो ए से डी एक वायर भेज दो। ऐसे ए से एच एक वायर गई, तो ए से एच के लिए एक वायर भेज दो। तो एक वायर ए से बी गई, एक ए से डी, एक ए से एच, तो यहां से यहां 3 वायर चली गई, ये बी डी और एच के लिए एक एक वायर चली गई। ऐसे देखो, एफ से एक वायर सी पर आई, एफ से एक वायर जी पर आई, एफ से एक वायर के पर आई,
तो यहां से 3 वायर यहां भेज दो, ये 3 वायर भेज दी। अरे क्लियर क्या? 3 वायर यहां से ए से यहां आ गई, 3 वायर एफ से यहां आ गई। अब देखो बी से एक वायर सी पर गई, बी से एक वायर जी पर गई, बी से सी पर गई, बी से जी पर गई, तो बी वाले पॉइंट से यहां 2 वायर भेजनी है अपन ने, 2 वायर भेज दी। ऐसे ही देखो एच से एक वायर जी पर गई, एच से एक वायर के पर गई, तो एच के कारण 2 वायर भेजनी है, 2 वायर भेज दो। ऐसे ही अपना कौन सा पॉइंट था भाई? डी, डी के कारण एक सी पर गई, डी के कारण एक के पर गई, तो डी के कारण एक के सी पे भेज दो, एक के पे भेज दो। तो ये देखो 3 वायर यहां होगी पैरेलल में, 6 वायर यहां होगी, 3 वायर यहां होगी, तो यो r/3, यो r/6, यो r/3। तो ये 3 वायर पैरेलल में, 6 वायर पैरेलल में, 3 वायर पैरेलल में, तो इन तीनों को ऐड कर दो, तीनों सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट बन गया r/3 प्लस r/6 प्लस r/3, तो 5r/6 आंसर बन जाएगा। सेम आंसर आ जाएगा, देख लो। अच्छा देखो मैंने तो आर वैल्यू ले रखी है, कई बार ना हर वायर का रेजिस्टेंस दिया होता है, कई बार हर वायर का रेजिस्टेंस दे रखा हो तो आर की जगह वैल्यू भर देंगे। जैसे मान लो ये कहते तभी हर वायर का रेजिस्टेंस 6 ओम है, तो इक्विवेलेंट कितना बन गया भाई? 5/6 इंटू 6, 5 ओम बन जाता भाई। अच्छा एक और ध्यान कर सकते हो, एक क्वेश्चन और ध्यान कर सकते हो, अगर आप ना जैसे क्यूब का तो रेजिस्टेंस दे रखा था एक वायर का, अगर इसमें ना कैपेसिटर लगा दो, कैपेसिटर, कैपेसिटर हर वायर में आइडेंटिकल, हर वायर में कैपेसिटर लगा दो आइडेंटिकल, और फिर ए और एफ के बीच में कैपेसिटेंस पूछोगे ना, तो सी इक्विवेलेंट 6c/5 हो जाएगा। ये लिख लो, अगर हर वायर में कैपेसिटेंस लगा दो, 12 कैपेसिटर लगा दो, 12 कैपेसिटर लगा दो आइडेंटिकल, और एक की कैपेसिटी सी, और कोई बोले भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटी बताओ, तो उल्टा हो जाएगा, रेजिस्टेंस से उल्टा, क्योंकि फार्मूले उल्टे होते हैं उसके, सीरीज पैरेलल के फार्मूले उल्टे होते हैं सीरीज पैरेलल के, तो 6c/5 हो जाएगा, 6c/5। अब मैं एक और देता हूं बेटा इसका ही, देखो सेम क्यूब है, 12 आइडेंटिकल वायर से बनी हुई है, वही 12 वायर है, और एक वायर का रेजिस्टेंस R है। अब जैसे ये ए पॉइंट बोला था मैंने, इसको बी बोला था बेटे, ये सी लिखा था मैंने शायद, ये डी था, इसका नाम एफ जी एच के। अब ये कह रहा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में बताना भाई, वी हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। पहले ए और एफ के बीच में था, अब ए और सी के बीच में है। तो देखो बेटा इसको सोल्व करने का तरीका, पहले तो आप इनके बीच में एक बैटरी मानो, समझाने के लिए बैटरी मानो, ये बैटरी माननी भाई। अब मैं कह रहा हूं 2 मिनट और थोड़ा ध्यान से सुनना, आप गलती करोगे, मैं कंसेप्ट बताऊंगा आपको क्या गलती करोगे आप। बेटा देखो इसमें ए और सी इनिशियल और फाइनल पॉइंट है, मैं एक ऐसा करता हूं ए और सी को मिलाती हुई ना एक प्लेन ड्रा करता हूं, ए और सी को मिलाती हुई प्लेन ड्रा करता हूं। ये वर्टिकल प्लेन सोचो अपने दिमाग में एक, मैं थोड़ा डार्क ही कर देता हूं, इतना टाइम लग जाएगा नहीं तो यार बनाने में। एक वर्टिकल प्लेन सोचो, देखो बेटा जो मैंने बना रखा है उसको समझा दूं। जैसे ये डब्बा है, इसको क्यूब मान लो, इस बॉक्स को क्यूब मान लो। अब जो मैंने ये बीच में डायग्राम सी बना रखी है ना, जैसे ये ए पॉइंट यहां सोचो, ए पॉइंट यहां सोचो, और क्यूब नहीं है ये, क्यूब मानना है मैंने कहा, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। मैंने ये जो रेड पेन से बनाया ना, ये वर्टिकल प्लेन यूं सोचो आप, यूं मेरे हाथ की जगह प्लेन सोचो, मेरे हाथ की जगह प्लेन सोचो जो ए और सी के थ्रू पास हो रही है, यूं ए और सी के थ्रू पास हो रही है, यूं सोचो वर्टिकल प्लेन। अब ये जो वर्टिकल प्लेन है ना, अगर इसको ध्यान से देखो तो इस ये यहां से बीच में तो चली गई ना, यहां से होती हुई यूं चली गई प्लेन, ये तो ये प्लेन इस सर्किट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इस प्लेन से इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट आइडेंटिकल है, इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट आइडेंटिकल है, तो इसको मैं बोलूंगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलूंगा इसको मैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये प्लेन
इस सर्किट को दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो एक कंसेप्ट है प्लेन ऑफ सिमेट्री का। वो कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट ये है कि भाई इस प्लेन ऑफ सिमेट्री से, इस प्लेन ऑफ सिमेट्री से इधर जो भी पॉइंट होंगे इक्वल डिस्टेंस पर जो भी पॉइंट होंगे, जो भी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, इस प्लेन ऑफ सिमेट्री से इस डायरेक्शन में, इधर इस राइट साइड में जो भी पॉइंट्स होंगे उन सब का पोटेंशियल आपस में इक्वल होगा। उन सब का पोटेंशियल आपस में इक्वल होगा। जैसे इस प्लेन से ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट इस प्लेन से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। ये और ये, अगर इसको यूं सोचो, क्यूब बना के देखोगे तो आप इस क्यूब को देखोगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे। ऐसे इधर वाले पॉइंट भी इसमें देखो, इस डायग्राम में देख लो, ये पॉइंट और ये पॉइंट इस सेंटर वाली प्लेन से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। इसका डिस्टेंस यूं देखोगे, इसका डिस्टेंस यूं देखोगे तो इसका और इसका डिस्टेंस बराबर है। तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होंगे। इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर होगा। ऐसे ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इन दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा। क्यूब का सेंटर से, क्यूब के कॉर्नर सोचो यार, क्यूब के कॉर्नर सोचो, क्या हर कॉर्नर का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा क्या? सोचो आप। जैसे मेरा ये कमरा है, क्यूब है, मैं इसके अंदर सेंटर से प्लेन ले लूं, सेंटर से प्लेन ले लूं, तो उसके एक जो नीचे कॉर्नर है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, ऊपर वाला कॉर्नर उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, क्या बराबर नहीं होंगे क्या? नहीं, मेरे ख्याल से तो बराबर होंगे। क्यूब के सेंटर से प्लेन ले ली मैंने, इधर वाला कॉर्नर हो, इधर वाला नीचे वाला कॉर्नर हो या ऊपर वाला कॉर्नर हो, इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए मेरे ख्याल से तो। चलो अब इसमें कंसेप्ट क्या है? अपने काम की बात है, ये तो डिस्टेंस की बात है, ये तो मैथमेटिक्स है, सिंपल। अब ज्योमेट्री से देखो पता चल जाएगा आपको। अपने काम की बात क्या है? अपने काम की बात ये है इसमें कि भाई जो पॉइंट उस क्यूब से, क्यूब की सेंटर वाली प्लेन से इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर होंगे ना, उन सब का पोटेंशियल आपस में इक्वल होगा। उन सब का पोटेंशियल आपस में इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल पोटेंशियल पर होंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल पोटेंशियल पर होंगे। अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल पोटेंशियल पर होंगे तो ये जो वायर है ना, इस वायर में करंट नहीं आएगा। ये इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर होंगे तो इस वायर में करंट नहीं आएगा। ऐसे बी पॉइंट और जी पॉइंट, बी और जी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होंगे तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल भी इक्वल होंगे। इसका और इसका पोटेंशियल इक्वल होंगे तो इनमें भी करंट नहीं आएगा। तो इस वायर में भी करंट नहीं आएगा, इस वायर में भी करंट नहीं आएगा। और बेटा जिस सेगमेंट में करंट नहीं आता, अगर आप उस सेगमेंट को हटा दो तो सर्किट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हीटस्टोन ब्रिज वाला केस। जिस वायर के जिस सेगमेंट में करंट नहीं हो, आप उस सेगमेंट को रिमूव कर सकते हो, उस सेगमेंट को रिमूव कर सकते हो। तो उस सेगमेंट को रिमूव कर सकते हो तो सर्किट, अगर इन वायर्स को रिमूव कर दिया जाए तो सीरीज पैरेलल का बन जाएगा। ये बी पॉइंट था, आप दूसरे अभी बढ़ाना मत, मैं कुछ पॉइंट रिमूव करूंगा इसमें। तो यहां से करंट आया था, ये के पॉइंट था, ए था, ये सी था। तो इस सेगमेंट में कोई करंट नहीं तो मैं इस वायर को रिमूव कर दूंगा यहां से। इस वायर में कोई करंट नहीं तो इस वायर को मैं रिमूव कर दूंगा भाई यहां से। आ गया समझ में? चलो हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो ये वाली वायर हटा दी मैंने, ये वाली वायर हटा दी। क्यों? क्योंकि इनमें करंट नहीं है। और बेटा जिन वायर में करंट नहीं वो वायर हटा दी। अब क्वेश्चन बचा है कुछ नहीं, अब तो सीरीज पैरेलल लगा हो गया। अब तो किरचॉफ लॉ की जरूरत को नहीं अपन है। कैसे नहीं जरूरत भाई? देखो एक बार, देखो ये और ये वायर सीरीज में है, ये और ये वायर सीरीज में है, ऐसे ये और ये वायर सीरीज में है, ये दोनों वायर सीरीज में, ये दोनों वायर सीरीज में। तो इन दोनों का मिलके ये आर और आर 2R, ये आर और आर 2R। तो ये आर और आर सीरीज में, ये आर और आर सीरीज में। ये दोनों 2R हो गए, ये दोनों 2R हो गए, ये दोनों भी 2R हो गए। ये 2R और 2R पैरेलल में, ये 2R और 2R पैरेलल में। तो चारों मिलके फिर R हो गए, चारों मिलके फिर R हो गए। तो ऊपर वाला हो गया A और C के बीच में, ऊपर वाले चारों मिलकर R हो गए। इसको यूं बना देता हूं मैं, तो ये चारों मिलकर R हो गए। अब नीचे वाले चार देखो, ये R सीरीज में, ये R सीरीज में। जैसा ये बना था वैसे ये बनेगा। तो ये नीचे मिलकर चारों भी R हो गए, ये चारों भी R हो गए। बीच में एक वायर बच गई, ये वाली वायर। एक वायर इधर आ गई, ये वाली वायर R, ये वाली वायर R। ये चारों मिलकर भी R हो गए। अब ये सर्किट बन गया, एक पूरी क्यूब बदल गई इस तरीके से,
इस क्यूब को इसके बराबर बनाया जा सकता है। अब ये देखो, मुझे यहां रेजिस्टेंस निकालना ए और सी के बीच में, तो ये तीनों सीरीज में हो गए, दीज थ्री आर इन सीरीज, तो ये तीनों सीरीज में ले लो, ये तीनों सीरीज में, तो ए और सी, ये आर ऊपर वाला, तीनों नीचे 3R, आर और 3R पैरेलल में हो गए, तो आर और 3R पैरेलल में हो गए, तो आर ए सी, आर इंटू 3R और आर प्लस 3R, तो आंसर हमारा बन गया 3R/4। अब देखो कितने आसानी से सोल्व होगा सीरीज पैरेलल से, तो इक्विवेलेंट बन गया 3R/4। तो इस तरीके से इसी क्यूब वाले क्वेश्चन को आप किरचॉफ्स लॉ की बजाय सीरीज पैरेलल से सोल्व कर सकते हो, अगर हम ये प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला कंसेप्ट इसमें लगा के पोटेंशियल्स को इक्वेट कर दा और जो वायर जिसमें करंट नहीं उसको रिमूव कर दा। ये 3 कॉमन क्वेश्चन है इसके क्यूब के, ए बी सी डी एफ जी एच के। आपको करना है फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड एच। ए और एच के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, ए और एच के बीच में, ए और एच के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है भाई। यू हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड एच। मैं कह रहा हूं किरचॉफ्स लॉ से करोगे तो काफी लेंथी होगा, कोई दूसरा मेथड आपके दिमाग में आए, आप कहीं पढ़ें, ट्राई करना है इसको सोल्व करने की कहीं से भी कैसे भी, तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, किरचॉफ्स लॉ से हो जाएगा बड़े आराम से, लेकिन लेंथी होगा काफी। ये पॉइंट ए है, आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, इसके और इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये एक ट्रायंगल ले लेता हूं मैं, ये पॉइंट है बेटा ए, ये पॉइंट है बी, ये रेजिस्टेंस है आर, ये भी आर, ये कोई भी नाम दे देता हूं 2R, और ये 3R, 3R, R। क्वेश्चन है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बताना है। अब देखो, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए भी ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस बताया, इसका मतलब करंट ए से आएगा बी से निकलेगा, या बी से आएगा ए से निकलेगा, एक इनिशियल पॉइंट होगा एक फाइनल पॉइंट होगा। तो मैं समझाने के लिए एक बार यहां से करंट मान लेता हूं बेटा, मान लो यहां से करंट आया, कोई भी वैल्यू ले लो, मैं करंट ले लेता हूं एक बार यहां से आई। अच्छा एक मिनट, हाँ एक मिनट, मैं इसको आर कह देता हूं, इसको भी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ना मैं एक बार कुछ लिख रहा हूं, मैं इसको भी आर कह रहा हूं एक कंसेप्ट बताने के लिए, इक्वल दे रहा हूं मैं रेजिस्टेंस। 2R नहीं, 2R में तो फिर आपको कंसेप्ट नहीं पता चलेगा जो मैं बताना चाह रहा हूं बेटा। ये मैंने ये सर्किट बनाया, चेंज कर लेना एक बार, ये बीच वाला रेजिस्टेंस मैंने 2R लिखा था, मैं इसको R ही लिख रहा हूं। ये बताओ, जैसे यहां से करंट आया, करंट निकलना कहां से है, बी से, बी से निकलना है अल्टीमेटली, बी फाइनल पॉइंट, ए इनिशियल पॉइंट। तो यहां जाने के बाद 3 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। ए पर जब करंट आएगा तो उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए 3 रास्ते मिल गए। तो पहला क्वेश्चन तो टीचर आपसे ये पूछ सकता है कि क्या तीनों रास्तों में करंट सेम जाएगा, क्या इन तीनों रास्तों में करंट सेम जाएगा, इसमें इसमें इसमें, जैसे मान लो यहां I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3 है, क्या इन तीनों रास्तों में करंट सेम होगा, पहले तो ये सोचो आप। चलो अब मैं बताता हूं, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। बच्चे पता क्या सोचेंगे, बच्चे ये सोचेंगे, क्यूब वाले से कंफ्यूज हो गए तुम, क्यूब वाले से बच्चे ये सोचेंगे भी तीनों रेजिस्टेंस बराबर है, ये आर और ये आर, ये तीनों रेजिस्टेंस बराबर है तो तीनों करंट बराबर होने चाहिए, ये रेजिस्टेंस इक्वल है तो तीनों करंट बराबर होने चाहिए। बच्चे के दिमाग में ये आ सकता है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तीनों रेजिस्टेंस बराबर हैं, तीनों करंट बराबर नहीं होंगे, पहली बात तो नहीं, नो, तीनों करंट इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, देखो करंट इक्वल कब होते हैं, करंट इक्वल तब होते हैं जब इनिशियल से लेके फाइनल तक का, करंट इक्वल तब होते हैं जब इनिशियल से लेके फाइनल तक का पाथ आइडेंटिकल हो। इनिशियल से फाइनल तक का पाथ आइडेंटिकल हो, मैं क्या कह रहा हूं ये बात ध्यान से सुनो, इनिशियल से लेके फाइनल तक का कोई पाथ चूज करो, अगर वो पाथ इक्वल रेजिस्टेंस वाले हैं, इनिशियल से फाइनल बोल रहा हूं मैं, इनिशियल से फाइनल,
अगर वो पाथ इक्वल रेजिस्टेंस वाले हैं तो करंट इक्वल होंगे, अगर इक्वल रेजिस्टेंस वाले हैं तो नहीं है तो करंट इक्वल नहीं होंगे। देखो कैसे, इस बात का मीनिंग क्या। देखो मैं यहां से गया बी पर जाना, मेरा फाइनल पाथ है, फाइनल पॉइंट है बी। अगर मैं यहां से जाता हूं तो केवल आर रेजिस्टेंस है, यहां से जाता हूं तो केवल आर रेजिस्टेंस है इसमें। लेकिन अगर मैं यहां से बी पे पहुंचू, इधर से यो यो इधर से यो पहुंचू, तो इसमें देखो आर और 3R, इसमें से इधर से आऊं, ये आर और फिर 3R। कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ अगर आइडेंटिकल बनता, कोई भी पाथ आइडेंटिकल बनता इनिशियल टू फाइनल, तो जिन जिन में पाथ आइडेंटिकल बनता उन्हीं में, जो पाथ आइडेंटिकल बनेंगे उन्हीं में करंट सेम होगा। तो यहां से देखो यूं आया और यूं गया, यूं आया और यूं गया, तो ये वाला पाथ पूरा और ये वाला पाथ पूरा कंप्लीट आइडेंटिकल है, देख लो ध्यान से। तो इसमें और इसमें करंट सेम जाएगा, तो I1 और I3 इक्वल होंगे बट I2 के बराबर नहीं होंगे। ए से इधर वाला, ए से इधर वाला पाथ बी तक का देखना, फाइनल पॉइंट तक का देखना है, वो पाथ आइडेंटिकल है तो करंट इक्वल जाएंगे। ये अलग पाथ है तो इसमें करंट इक्वल नहीं होगा, तो इधर वाला में करंट इक्वल होगा भाई, इसमें नहीं होगा, इसमें अलग करंट होगा। अब देखो एक बात और, चलो ठीक है एक बात अगली सुन लो, क्वेश्चन करवा देता हूं मैं। इन दोनों में करंट सेम आया, मैं इस पॉइंट का नाम रखता हूं सी, इस पॉइंट का नाम रखता हूं डी, तो इसका मतलब ए से लेके ए और सी का डिफरेंस और ए और डी का डिफरेंस इक्वल होंगे। ए और सी का डिफरेंस, ए और डी का डिफरेंस इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? I1R या I3R, I1R और I3R इक्वल होंगे डिफरेंसेस। अगर ये डिफरेंस इक्वल होंगे तो इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ सी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ डी, सी और डी के पोटेंशियल इक्वल होंगे, इसका मतलब ए और सी का डिफरेंस, ए और डी का डिफरेंस इक्वल है। अगर डिफरेंस इक्वल है तो सी और डी का पोटेंशियल बराबर है। अरे क्या मैं ठीक कह रहा हूं? सी और डी का पोटेंशियल इक्वल है। अगर सी और डी का पोटेंशियल इक्वल है तो बेटा इसका मतलब इस रेजिस्टेंस में करंट नहीं आएगा, ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि सी और डी का पोटेंशियल इक्वल हो गए तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। यहां कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, तो इस वायर में कोई करंट नहीं आ सकता। अगर इस वायर में करंट नहीं आ सकता तो मैं इस रेजिस्टेंस को हटा दूंगा, इस रेजिस्टेंस को हटा दूंगा। अगर मैं इस रेजिस्टेंस को हटा दूंगा तो अब तो सीरीज पैरेलल बन गया, तो कुछ बचा ही नहीं। ये ए, ये बी, यहां एक रेजिस्टेंस है आर, ये देखो ये दोनों आर 3R 4R, आर 3R 4R। अब देखो 4R और R पैरेलल में, तो 1/RP इज 1/4R प्लस 1/R प्लस 1/4R, तो 1/RP 4R एलसीएम 1 प्लस 4 प्लस 1 6/4R 3/2R, तो RP 2R/3 बना भाई। बेटा ये देखो मैंने ये कहा बेटे कि ये जो वायर हैं इनमें करंट सेम जाएगा और इसमें करंट अलग जाएगा, इसमें करंट अलग जाएगा, क्योंकि ये जो वायर है इनिशियल से फाइनल जाओ तो आइडेंटिकल बनती हैं। ये पाथ इनिशियल टू फाइनल आइडेंटिकल हैं, R और 3R इसमें है, R और 3R इसमें है, तो इस पाथ में इस इधर वाले में और इधर वाले में करंट सेम है, इसमें अलग है। जब मैंने कहा इधर इधर करंट सेम है तो सी और डी का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है, सी और डी का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है, तो मैं इस रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर सकता हूं क्योंकि इस रेजिस्टेंस में करंट नहीं आएगा। और जब इस रेजिस्टेंस में करंट नहीं आएगा तो तीन ब्रांच बन गई, एक वायर इधर है, एक वायर इधर है, एक बीच में है, तीनों वायर आपस में पैरेलल में बन गई। तो पैरेलल वाला मैंने सर्किट बना दिया, पैरेलल में लेके आंसर निकाल दिया बेटे। चलो ठीक है, ओके, आज की क्लास यहीं रोक रहे हैं बेटा।